एक अमीर लड़का किसी बात को लेकर परेशान होता है और तभी वह अपनी गाड़ी लेकर निकलता है किसी से मिलने के लिए। वह जैसे ही गाड़ी लेकर निकलता और कुछ देर उसे ड्राइव करते हुए होती है, तभी अचानक से बीच रोड पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं वह खड़ी हुई है और बिल्कुल बीच रोड पर वह खड़ी हुई है। अब जो लड़का होता है अमीर, वह जैसे उस लड़की को देखता है तो जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को तो रोक लेता है, लेकिन गाड़ी रोकते ही वह एकदम से उतरकर उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि पागल तो नहीं हो गई हो, इस तरह से बीच में खड़ी हुई हो, कोई ना कोई उड़ा जाएगा। लेकिन तभी वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। इस बात को देखकर जो वह अमीर लड़का होता है वह एकदम से उसे चुप कराता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो लड़की ने कभी कल्पना की थी और ना ही ये जो अमीर लड़का था इसने कभी कल्पना की थी। कौन थी वह लड़की और कौन था ये लड़का और क्या हुआ था इन दोनों के बीच में ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर एक वर्कशॉप है जो कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटी वर्कशॉप भी हम उसे नहीं कह सकते। एक तरह से आप उसे कंपनी कह सकते हो। वर्कशॉप के अंदर ढेर सारे वर्कर काम किया करते हैं और जो उस वर्कशॉप को चलाया करता है उस लड़के का नाम होता है विनोद। विनोद जिसकी उम्र फिलहाल 28 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। दरअसल विनोद के पास रुपया पैसा तो अच्छे खासा है। उसके पिता अपनी अलग से कंपनी चलाया करते हैं और जो विनोद है वो ये कंपनी चलाया करता है। लेकिन जब भी उसके घर के शादी के लिए कहा करते हैं घर वाले, तो वह साफ साफ मना कर दिया करता है। कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर कई बार घर वाले उसे खरी खोटी भी सुना देते हैं और इस बात से उसका कई बार दिमाग खराब भी हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब विनोद अपने घर पहुंचता है और शाम के समय उसके माता पिता उसे बैठे हुए मिलते हैं, तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा कब तक उसको याद कर करके इस तरह से अपने जीवन को जिएगा, जिंदगी में आगे बढ़, हमारा कोई भरोसा नहीं है, कल कला को हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, फिर तुझे अपना कहने वाला कौन रहेगा। ऐसा कहते हुए माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब माता पिता की आंखों में आंसू विनोद देखता है तो उसके बाद उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह अपने माँ बाप से कहता है कि कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, मैं देखता हूं कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है शाम के समय, लेकिन मन ही मन उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और जिसकी वजह से वह शादी किसी से भी नहीं कर पा रहा था। दरअसल जो विनोद होता है वह कॉलेज टाइम में एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, लेकिन वो जो लड़की होती है वो विनोद को छोड़कर धोखा देकर किसी और से शादी करके उसके साथ चली जाती है और उसके बाद जो विनोद होता है वह ऐसे रह जाता है। जबकि विनोद ने अपने घर में सबको बता दिया था कि मैं ऐसे प्यार किया करता हूँ, उसी से शादी करूंगा, और लड़की ने भी हामी भरी थी कि मैं शादी कर लूंगी, तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो विनोद को यूज करके उसको छोड़कर चली गई थी और विनोद अब इस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वह अब घर के अंदर ज्यादातर गुमसुम सा रहा करता है। और इसी वजह से जब घर वाले बार बार उससे कहा करते हैं कि बेटा शादी कर ले, ऐसे कब तक अपना समय व्यतीत करेगा, तो उसके बाद जो विनोद होता है वह शादी करने से तो साफ मना कर देता है और उसके बाद अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप लगा लेता है जिसको वैसे तो काफी बड़ा रूप दे देता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन वह है वर्कशॉप ही। अब जो विनोद होता है अपनी कंपनी को चलाया करता है और आज जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि माता पिता की इच्छा है कि वो शादी कर ले, लेकिन वो किससे शादी करे और क्यों शादी करे, क्योंकि उसका मन ही नहीं है शादी का। लड़कियों से उसे नफरत सी होने लगी है। ऐसा सोचकर जब वह परेशान होता है तो तभी अचानक से उसे अपने दोस्त के बारे में याद आता है जिसका नाम अमित होता है। अमित जो कि कॉलेज टाइम में भी उसका दोस्त था और जब उस लड़की से उसका प्यार हुआ था तो उस टाइम पर वह उसे समझाया करता था, कहा करता था कि भाई ऐसा है तो इससे ज़्यादा नज़दीकी मत बढ़ा, ये लड़की मुझे काफ़ी चालाक सी लग रही है। लेकिन जब उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद उसका दिल तोड़ दिया उसने, तो उसके बाद अमित ने उसे बहुत सहारा दिया था और कहा था कि जब भी कभी तेरा मन उदास होए तो मेरे पास आ जाना, हम दोनों बातें करके तुम्हारे मन को ठीक कर देंगे। अब ये चूंकि जिंदगी का एक अलग से फैसला था और इस फैसले को लेने में विनोद को काफ़ी कठिनाई हो रही थी, तो इसी वजह से इसी परेशानी के चलते वह अपने दोस्त के पास जाने का फैसला करता है, जो कि यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। यानी कि 2 घंटे अगर कार चलाएंगे तो उसके दोस्त के पास वह पहुँच जाता।
इसके बाद जो विनोद होता है वह गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को उस तरफ ड्राइव करने लगता है जहां पर उसका दोस्त रहा करता है। काफ़ी देर तो उसे शहर से बाहर निकलने में हो जाती है, लेकिन जैसे वो शहर से बाहर निकलकर एक सड़क पर अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था तो उसी दौरान अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है और उसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं। वह बीच रोड पर खड़ी हुई थी और जैसे ही वो उसे सामने खड़ा हुआ देखता है तो एकदम से जैसे तैसे करके गाड़ी को कंट्रोल करता है और उसे बहुत गुस्सा आता है उस लड़की पर। उसके बाद वह गाड़ी को रोक तो लेता है और उसके बाद जब गाड़ी से उतरकर उससे कहने लगता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, इस तरह से बीच रोड पर क्यों खड़ी हुई हो। तो उसके बाद वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल जो लड़की है उसका नाम होता है अर्चना, और अर्चना जो होती है वह अपनी शादी के मंडप से भागकर यहाँ पर आई है। उसके बाद विनोद जो होता है जब उसे रोता हुआ देखता है तो उसके बाद उसे लगता है कि उसने शायद इसके साथ ज़्यादा जाती कर दी है, और उसके बाद वह कहता है देखो मेरा ये मतलब नहीं था, आप इस तरह से बीच रोड पर खड़ी रहोगी तो कोई ना कोई तुम्हें उड़ाकर चला जाएगा और फिर उसके बाद बहुत ही वैसा हो जाएगा। तुमने दुल्हन का जोड़ा भी पहन रखा है, हो सकता है तुम्हारी शादी हो, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही गड़बड़ नहीं हो जाएगी, इस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया था। लेकिन तभी जो लड़की अर्चना होती है वह आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पर खड़ी थी, अब क्या फायदा जीवन जीकर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर लिया है। अब इस बात को कहने के बाद वह फिर से रोने लगती है और तभी जो विनोद होता है वो कहता है कि आखिर बात क्या है, बात तो बताओ, कोई भी बात है उसका सॉल्यूशन निकल आता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ करता जिसे तुम करना चाहती हो। तो उसके बाद अर्चना जो लगातार रोई जा रही थी तो यहाँ पर जो विनोद होता है वो उसे हाथ पकड़कर साइड में फुटपाथ पर बैठाता है, अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेता है और जैसे तैसे करके उसे चुप कराकर पहले तो उसे पानी पिलाता है और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपना चेहरा साफ करती है। यहाँ पर जो विनोद होता है जब वह लड़की पूरी तरह से शांत हो जाती है तो उसके बाद पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ ऐसा जो तुम ऐसा करने के बारे में सोच रही थी। तो यहाँ पर जो लड़की है वो अपना नाम बताती है, कहती है कि मेरा नाम अर्चना है और मैं एक कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसी समय मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब जब मुझे उससे प्यार हो जाता है तो हम दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और वादे कर लेते हैं। यहाँ पर वह लड़का भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो मेरे पिता होते हैं वह शादी के लिए मेरे लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अब जब ये बात मैं अपने उस प्रेमी को बताती हूँ तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा, मैं अपने आप देख लूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़के से मेरा रिश्ता तय हो जाता है और जब तय होने के बाद मैं उसे बताती हूँ तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम्हें और मुझे एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मैं उस पर विश्वास करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शादी का दिन आ जाता है और उस दिन तक भी वह कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेता है जिस फैसले से हम दोनों एक साथ हो सकें। तो उसके बाद मैं कह देती हूँ देखो मैं इससे शादी नहीं कर सकती, अगर इससे मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। इस बात को सुनकर वह मुझसे कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, अपने घर को छोड़कर आ जाओ और यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी दूर यानी कि 1.5 घंटे की दूरी पर उसने मुझे जगह बताई थी और इसके बाद मैं ऐसा ही करती हूँ। आज मेरी बारात आने वाली थी और उसी दिन मैं अपने घर को छोड़कर यहाँ पर इसके भरोसे आ गई, लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने उस जगह पर देखा और उसको बार बार फ़ोन किया तो उसके बाद पहले तो वो बार बार फ़ोन नहीं उठा रहा था, काट रहा था, और जब एक बार फ़ोन मिल जाता है तो उसके बाद वो मुझसे साफ बोल देता है देखो मैं शादीशुदा हूं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और मैं चुपचाप खामोश रह जाती हूं, क्योंकि मेरे पिता ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी थी मेरी शादी करने के लिए, लेकिन मैं वहां से आ गई और मुझे आए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब तक तो बारात आकर बारात को यह भी पता चल गया होगा कि लड़की गायब है और मेरे पिता की चारों तरफ थू-थू हो गई होगी। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या। ऐसा कहकर वह फिर से रोने लगती है, लेकिन तभी जो विनोद होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, प्यार में ही तो धोखा खाया है, लेकिन माता पिता का प्यार इतना हल्का नहीं हुआ करता जितना तुम समझ रही हो, और तुम्हारे पिता जब तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहा करती हो। उसके बाद वह विनोद को वो जगह बता देती है और वो जगह कोई और नहीं दोस्तों, वही जगह थी जहां पर विनोद अपने उस दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था जो कि कॉलेज टाइम में उसके साथ पढ़ा करता था और वह उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था। तो उसके बाद जो विनोद होता है वो कहता है कि ठीक है तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ कर आऊँगा और उन्हें भी समझाऊंगा और तुम्हें भी समझा दूंगा। इस बात को सुनकर वह लड़की चलने के लिए पहले तैयार नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि देखो वैसे भी तुम अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हो तो एक बार माता पिता को ये बता देना कि मैं ऐसे ऐसे अपने आप को दुनिया से विदा करना चाहती हूँ, और अगर वो कहें कि जा तू ऐसा ही कर ले तो उसके बाद बेशक से कर लेना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा।
ऐसा कहकर जो विनोद होता कैसे भी उसे कन्विंस कर लेता है और अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। दोनों के दोनों यहां से दोबारा से अपना सफर तय करते हैं और सफर तय करने के बाद धीरे धीरे विनोद और अर्चना जो दोनों होते हैं वह दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इसकी जो लड़की अर्चना है इसकी शादी का मंडप सजा हुआ था। और जैसे ही दरवाजे पर विनोद अर्चना को लेकर पहुंचता है तो वहीं दरवाजे के बाहर उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिलता है जिसको अर्चना अपना पिता बता रही थी। लेकिन विनोद जैसे उसे देखता तो देखते पहचान जाता है क्योंकि यह व्यक्ति महेंद्र है जो कि विनोद की उसी फैक्ट्री के अंदर, जिस फैक्ट्री को वो चलाया करता है, क्लर्क का काम किया करता है और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है। वह उसे देखते पहचान जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो फलानी कंपनी में काम किया करते हैं ना। तो यहाँ पर अर्चना जो होती है वो कहती है कि हाँ उसी कंपनी में काम करते हैं और हमारा पैतृक जगह यही है, तो यहाँ पर आकर पिता ने शादी करने के लिए कहा था, वरना हम लोग भी वहीं पर रहा करते थे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो विनोद होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि वो कंपनी मेरी है और ये मेरी ही कंपनी में काम किया करते हैं, मैं कैसे भी करके तुम्हारे पिता को समझा दूंगा। ऐसा कहकर विनोद उस लड़की को लेकर गाड़ी से निकलता है और जैसे वहां पर गेस्ट जितने भी थे वो उस लड़की को देखते तो एकदम से खामोश से खड़े रह जाते हैं क्योंकि अर्चना जो थी वो अपना लेटर छोड़कर गई थी कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना पापा, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं फलाने लड़के से प्यार किया करती हूँ और उसी के साथ अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। अब जैसे यहाँ पर जो अर्चना का पिता महेंद्र होता है वह विनोद को देखता है तो पूछने लगता है कि साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी बेटी आपके साथ कैसे। तो उसके बाद जो विनोद होता है वह उसे पूरी बात बताता है, कहता है कि ऐसे ऐसे ये बीच रोड पर खड़ी हुई तो कह रही थी कि मेरा मन तो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का कर रहा है और तभी मैंने इसे इस तरह से संभाल कर यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब आप ही बताओ क्या ये ठीक है। तो उसके बाद जो पिता होता है अर्चना का वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और उसके सामने ही कहने लगता है कि साहब आपको पता है कि मैं मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता हूं और ईमानदारी की जोड़ी हुई एक एक पाई मैंने अपनी बेटी की शादी में लगा दी, लेकिन उसके बाद भी नतीजा ये निकला, तो अब बताओ मैं क्या करूं। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और तभी जो विनोद होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बारात को दोबारा बुला लो और यहीं पर शादी हो जाएगी। लेकिन तभी यहां पर वो कहने लगता है कि बारातियों ने साफ मना कर दिया है, लड़के ने साफ मना कर दिया कि जो लड़की एक बार भाग सकती है तो वो दोबारा कैसे नहीं भाग सकती, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बेटा मैं कैसे भी करके लड़की को ढूंढ लाऊंगा, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन वो इस बात के लिए नहीं माने। ऐसा कहकर महेंद्र फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और तभी जो विनोद होता है वह लड़की की तरफ देखता है और थोड़ी देर देखने के बाद एकदम से उनसे कहने लगता है कि आप मेरे साथ एक कमरे में चल सकते हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद जो महेंद्र होता है वो अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए एकांत में उसके साथ एक कमरे में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो विनोद होता है वो कहने लगता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आपकी बेटी से मैं शादी कर सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो महेंद्र होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि साहब आप ये कह क्या रहे हो, आप उस कंपनी के मालिक हो जिसमें मैं मामूली सा क्लर्क हूं, तो आप मेरी बेटी से भला कैसे शादी कर सकते हो। खामखाई हम पर इतना बड़ा एहसान मत करो और आप रहने दो, इन सब चीज़ों को मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। लेकिन तभी जो विनोद होता है वो कहता है कि देखिए आपको तो पता है कि मैं शादी ना करता हूं तो इस वजह से मेरे पिता परेशान रहा करते हैं और इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मुझे शादी करनी होगी। माता पिता से भी ऐसा बोल दिया है। अब आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा था। अब जब अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपकी बेटी देखने में बेहद ही खूबसूरत है और पहली नज़र में मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन उसके बाद जब इसकी कहानी सुनी तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे जैसी ही है इसकी कहानी और हम दोनों का खूब जम सकता है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं इनसे शादी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर आप ऐसे शादी कर लोगे तो बहुत ही सौभाग्य रहेगा मेरा, मेरी इज्जत भी बची रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी विनोद कहता है कि पहले अपनी बेटी को बुलाओ, वो अगर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो बेशक से मैं उससे शादी कर सकता हूं। इसके बाद जो पिता होता है वह अर्चना को कमरे के अंदर बुलाता है, साथ में अपने परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को भी अंदर बुला लिया था। यहां पर पहले तो वो अर्चना से पूछता है कि बेटी देखो, ये लड़का हमारी कंपनी का मालिक है और इसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है और ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी भी कुछ ऐसी जिंदगी थी और उसमें इसने ऐसे ऐसे किया था। जो कहानी वह उसको रास्ते में बता चुका था, क्योंकि अर्चना और विनोद जब आ रहे थे तो उस टाइम पर अर्चना बार बार रोए जा रही थी। तो तभी वह कहने लगता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने तो उठकर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद चला। तो यहाँ पर अर्चना को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसके बाद जब घर वाले पूछते कि तुम इससे शादी कर सकती हो या नहीं तो उसके बाद वह हामी भर देती है।
इसके बाद जो महेंद्र होता है वो कहता है कि अपने घर वालों को तो बुला लो। तो यहाँ पर जो विनोद होता है सबसे पहले अपने उस दोस्त को बुलाता है जिसके पास वो आया था, और उसे वहां पर बुलाने के बाद प्रोग्राम को आगे की तरफ चलाने लगता है। इधर अपने माता पिता को भी खबर कर देता है और वो लोग भी थोड़ी देर में वहां पर आ जाते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर विनोद और अर्चना की शादी करा देते हैं और इसी मंडप पर विनोद और अर्चना की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद विनोद और अर्चना एक अच्छा जीवन एक साथ जीने लगते हैं और चारों तरफ जो महेंद्र होता है उसकी भी जो इज्जत थी वो बची रह गई थी, क्योंकि जब उसी मंडप पर बेटी की शादी हो गई तो अब कोई किसी से क्या कहेगा और किसी को किससे क्या प्रॉब्लम होगी। भले ही शादी में कई तरह के ड्रामे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उसी मंडप पर बेटी की शादी हो गई थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर महेंद्र जो होता है वो बड़ा ही खुश होता है और विनोद और उसके माता पिता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इधर जो विनोद के माता पिता होते हैं वह उल्टा महेंद्र का आभार व्यक्त करते हैं कि अगर आपकी बेटी इस तरह से सामने नहीं आती तो हमारा बेटा न जाने कब तक शादी ना करता, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये शादी के लिए हामी भर चुका है, बट बाद में नट जाया करता है, यानी कि मना कर दिया करता है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो महेंद्र होता है वह भी कहता है कि चलो ये जो भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। इन दोनों की जोड़ी लिखी हुई थी तो इन दोनों को ऊपर वाले ने एक कर दिया। ऐसा कहकर वो लोग आज तक भी एक साथ रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके अर्चना भी विनोद को एक्सेप्ट कर लेती है और विनोद भी अर्चना को एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग पति पत्नी की तरह खुश रहा करते हैं। आज के समय में उनको 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का भरण पोषण वह अच्छी तरह से किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।